नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात आज चुनाव की। एक लिहाज से कहें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एक साथ 5 राज्यों में चुनाव, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हर राजनीतिक दल के साख दांव पर है। 2 जगह पर कांग्रेस की सत्ता, 2 जगहों पर बीजेपी, एक जगह गठबंधन के साथ है और एक जगह क्षेत्रीय दल यानी समाजवादी पार्टी। 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 1 घंटे बाद चुनाव आयोग करने वाला है। पहले सीधे आपको लिए चल रहे हैं वहीं पर। संजय शर्मा, क्या जानकारी है? ठीक 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इसमें अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं प्रसून जी। हाँ। जी बोलिए। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बाकी 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर 4 राज्यों में 1 तारीख को एक ही चरण में मतदान होंगे, यानी एक साथ मतदान होंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसमें 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। ऐसा प्लान चुनाव आयोग ने किया है। पिछली बार की बात करें, जिस तरह हम पुराने क्वेश्चन पेपर देखकर नई परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसे देखकर भी यही लगता है कि पिछली बार 24 दिसंबर को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया था। 10 दिन देर हो चुकी है, लेकिन कमोबेश वैसा ही कार्यक्रम रहने वाला है और इसमें 7 चरण में यूपी के चुनाव प्लान किए गए हैं। ऐसा सूत्रों ने जानकारी दी है, संकेत दिया है। और सबकी मतगणना मार्च के पहले सप्ताह के अंत तक हो जाएगी, ताकि जो पहली विधानसभा है जिसका सबसे पहले कार्यकाल खत्म होता है, उसके पहले विधानसभा का गठन हो जाए और कार्यवाही विधानसभा की पहली बैठक हो जाए। ऐसा चुनाव आयोग का प्लान है। अभी बस थोड़ी देर में, एक पुरानी कहावत है, नाई नाई कितने बाल बोले, बस जजमान सामने आके गिरेंगे। बस कुछ ही मिनट रह गए, 1 घंटे से भी कम समय रह गया है, जिसमें कि चुनाव आयोग अपने शेड्यूल के अनुसार पूरी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें पूरे कार्यक्रम का ऐलान करेगा। चुनाव का ऐलान होता है, पत्रकारों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। आप भी मुहावरा करने लगे संजय। सबसे बड़ी बात कि सिर्फ आपने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये बड़े चुनाव हैं, यानी इसमें नोटबंदी का लिटमस टेस्ट इसी में होना है। इसके अलावा परिवार रहे या पार्टी, उसका भी टेस्ट इसी में होना है। यानी बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे गुजरना है। मतदाताओं के लिए भी ये बड़ा टेस्ट है कि जिसको वोट दे रहे हैं किस तरह से वोट देना है, क्या करना है। इसके लिए उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से परिवार और पार्टी के बीच या बाकी गठबंधन दलों के बीच आपस में खींचतान चलती है, वो एकदम चुनाव से पहले का सारा कुछ वैसा ही हो रहा है कि बारात आने वाली है और तैयारियां पूरी नहीं है। कुछ ऐसा बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ है। हाँ, इस नोटबंदी में बहुत सारे विवाह कैंसिल भी हुए हैं, हर किसी को याद है। लेकिन बहरहाल एक सवाल ये कि आप बता रहे हैं कि अगर 1 तारीख को इतने राज्यों में वोट पड़ जाएंगे यूपी छोड़कर, तो बहुत कम वक्त मिलेगा चुनाव प्रचार के लिए नोटिफिकेशन के बाद। चुनाव आयोग से हमने पूछा था कि आप 45 दिन का टाइम देंगे, 35 दिन का, तो एक अधिकारी ने कहा कि क्यों, 25 दिन भी बहुत हैं, 3 हफ्ते बहुत होते हैं। उसके बाद जो अंदर से जानकारी आती है वो ये कि जितना वक्त ज्यादा मिलता है उसमें रायता ज्यादा फैलता है और उस समय अधिकतर वक्त चुनाव आयोग का ये सुलझाने में बीत जाता है। उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया। आयोग भी चाहता है कि एक सफिशिएंट, एक समुचित वक्त चुनाव प्रचार के लिए दिया जाए, लेकिन ना उससे ज्यादा वक्त देने का भी कोई फायदा बहुत ज्यादा नहीं देखने में आया है। लिहाजा अब चुनाव आयोग इस पिछले कुछ चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो 25 दिन से 30 दिन तक चुनाव प्रचार के लिए वक्त देता है। यानी नोटिफिकेशन से लेके तो मुश्किल से 20 दिन रह जाते हैं नोटिफिकेशन के बाद चुनाव प्रचार के लिए। तो फिलहाल उसी पर अमल हो रहा है और आयोग भी चाहता है कि कम से कम इतना समय जरूर दिया जाए, 25 दिन से 30 दिन का वक्त, लेकिन उससे ज्यादा वक्त देना बहुत मुफीद नहीं लगा आयोग को। लिहाजा इसलिए अब कम ही वक्त दिया जा रहा है, यानी 25 से 30 दिन का वक्त होगा पहले चरण के चुनाव जिस दिन मतदान होंगे उससे पहले। तो ऐसे में आयोग का भी यह मानना है कि जितनी एनर्जी बाकी विवादों को सुलझाने में लगती है, उतनी देर में चुनाव प्रबंधन को और कुशल और सशक्त बना दिया जाए। संजय जी, क्या 25 दिन बहुत कम वक्त है या एक पारंपरिक लिहाज से समझें तो पहली बार कम वक्त है? नहीं, पारंपरिक तौर पे देखें तो तकरीबन हम 45 दिनों का वक्त दिया जाता था, वो घटते 30, 32, 33 दिन तक आ गया। लेकिन अगर ये 25 दिनों अच्छा, में एक संजय हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं, संजय शर्मा जी जो विश्लेषक है, तो उनसे ये सवाल हम कर रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। हाँ संजय, मैं ये कह रहा था, पहले तो आमतौर पे 45 दिनों का समय दिया जाता था, ये घटते 30, 32, 33 दिनों का आ गया। लेकिन अगर ये सचमुच 1 तारीख को चुनाव हो जाएंगे और ये 25 दिनों में सब कुछ कर लिया जाएगा, तो ये अपने आप में एक, मतलब मुझे लगता है पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 25 दिनों के अंदर ही आपने पहला चुनाव करवा लिया। अशोक सिंघल जी, धड़कने बीजेपी हेडक्वार्टर में आप मौजूद हैं, वहां पर हलचल?
बिल्कुल सबकी नजरें हैं प्रसून की फॉर्मली अनाउंस हो जाएंगे चुनाव। पहले से तय था कि 4 तारीख को हो सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी तैयार है, यूपी में उनको विश्वास है कि यूपी में उनको जीत हासिल हो सकती है। पंजाब में उनको लग रहा है कांटे की टक्कर है, आश्वस्त नहीं है। गोवा को लेकर थोड़ा आश्वस्त है, उत्तराखंड को लेकर आश्वस्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नोटबंदी के बाद तुरंत बाद ये चुनाव हो रहे हैं, कितना नोटबंदी का असर पड़ेगा ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि जब चंडीगढ़ में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में हुए थे, तो अमित शाह ने सबसे पहले आकर के ये बोला था कि नोटबंदी से प्रभावित होकर के लोगों ने बीजेपी को जितवाया है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे चंडीगढ़ हो। तो अब देखना पड़ेगा कि नोटबंदी को कितना बड़ा मुद्दा यूपी और इन चुनावों में बीजेपी बनाती है। लेकिन बीजेपी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नोटबंदी का मुद्दा ज्यादा बीजेपी नहीं उछालेगी, विकास के मुद्दे को लेकर चलेगी, सेंटर के जो काम है उसको लेकर चलेगी। लेकिन नोटबंदी की बात कितना मुद्दा बन पाएगा ये देखने की बात होगी। अभिषेक, अब तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो यूपी में क्या होगा? सहमति हो जाएगी नेता और पुराने नेता के बीच? देखिए प्रसून, सबकी नजरें इसी ओर लगी हैं कि आखिर पिता और पुत्र के इस विवाद का होगा क्या, सहमति बन पाएगी या वह नहीं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं, उम्मीद ये जरूर की जा रही है कि किसी न किसी बिंदु पर कोई ना कोई सहमति जरूर बन जाएगी और शायद ये लोग साइकिल पे ही चुनाव लड़ेंगे। और पूरी कोशिश दोनों तरफ से प्रसून जी यही दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अपने घर आ चुके हैं, अपने घर पे बैठे हैं और उन्हें भी शायद इंतजार है कि कितनी जल्दी और कौन से डेट्स आते हैं, कब अनाउंस होने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि जिस रथ को लेकर के मुख्यमंत्री निकलने वाले थे, वो रथ परिवार के विवाद में पिछले 2 महीने से यूं ही पड़ा हुआ है और जैसे ही ये अनाउंस होगा चुनाव और परिवार का विवाद सुलझता है, वैसे ही ये रथ लेकर के वो पूरे प्रदेश में निकलने वाले हैं। ये भी हमारे पास जानकारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है प्रसून कि आखिर परिवार का ये विवाद कब तक सुलझता है और किस हद तक सुलझ पाता है। और अगर नहीं सुलझा तो निश्चित रूप से इस परिवार के लिए मुसीबत वाली बात। सुलझ जाएगा। समाजवादियों को समझने की कोशिश कीजिए, सुलझ जाएगा। हमें लगता है ये सारी चीजें प्रचार के तौर पर हो रही थी। बहरहाल जीवीएल, क्या इस 5 राज्यों के चुनाव के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियां ही हैं? प्रसून जी, हमारे लिए प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े नेता हैं, हमारे दल के नेता हैं। और लेकिन विधानसभा चुनाव में केवल नेशनल इश्यूज पे तो लड़ा नहीं जाता है। कल आप जाके कहेंगे कल तमिलनाडु में चुनाव होगा, आपने बहुमत नहीं जीता है तो इसलिए सेंट्रल पॉलिसीज को लोगों ने दरकिनार किया, ये कहां तक सही होगी? ये इस प्रकार के आंकलन करना बेकार होगा। तो इसलिए जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं, सबसे ज्यादा हावी स्टेट रिजल्ट, स्टेट पॉलिटिक्स होता है। बट लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत असर रहता है, वो समय समय से परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। लेकिन पार्टियां अलग हैं। जो पार्टियां पंजाब में हैं वो गोवा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उत्तराखंड केवल एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी कांग्रेस सीधी टक्कर में है और मणिपुर में और पार्टियां हैं। तो इसलिए केवल एक परिप्रेक्ष्य से नहीं देखा जा सकता है। बट लेकिन एक तरफा यदि रिजल्ट सारे स्टेट्स में आते हैं तब इसको एक ट्रेंड आपको मिलेगा, नेशनल लेवल का ट्रेंड। लेकिन अलग अलग राज्यों में यदि अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, इसको किसी सेंटर का रिजल्ट से बिल्कुल जोड़ा नहीं देखा जा सकता है। और अरे ये तो आपने पहले ही बोल दिया, यानी जीते तो प्रधानमंत्री मोदी, हारे तो बाकी राज्य वाले समझे। आपने अभी कह दिया। नहीं, एक मिनट मुझे कहने दीजिए। नहीं बता रहा हूं प्रसून जी। जी इसी देखिए, आप तमिलनाडु में क्या डिमोनेटाइजेशन से जोड़कर देखेंगे कोई रिजल्ट आता है? हमने जोड़ा चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, इन सारे चुनावों को, राजस्थान, क्योंकि अलग अलग राज्य में फैसले आए, लोग स्थानीय चुनाव थे, वहां स्थानीय मुद्दा हावी होना चाहिए था। बट लेकिन ऐसे सभी राज्यों में एक तरह का रिजल्ट्स आए, तो इसलिए हमने डिमोनेटाइजेशन से इनको लिंक किया है जी। ये भी कल सभी राज्यों में बीजेपी बहुत अच्छा करती है, हमारा इजाफा होता है सभी राज्यों में, इसको राष्ट्रीय फैक्टर से जोड़ना ही पड़ेगा। यदि सभी राज्यों में हमें खराब प्रदर्शन मिलता है तब भी कोई नेशनल फैक्टर इसमें काम किया है, ऐसा देखना पड़ेगा। मैं कोई कन्वीनियंट फॉर्मूला नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि असेंबली पोल्स में स्टेट लेवल पार्टी, स्टेट लेवल गवर्नेंस, स्टेट लेवल इनकम्बेंसी, स्टेट लेवल इश्यूज हावी होते हैं अक्सर। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ओके, नहीं ठीक कह रहे हैं आप। मुकेश नायक जी क्या कहेंगे? क्या ये पूरी तरह चुनाव वाकई सेंट्रल की पॉलिसी के तहत है या क्षेत्रीय तौर पर राज्यों के मद्देनजर है?
बीजेपी के प्रवक्ता का बड़ा चतुराई का बयान है पुण्य प्रसून जी। ये कहते हैं कि अगर ये चुनाव में हार गए तो राज्य के मुद्दे मुख्य होंगे, और अगर ये कहते हैं कि जीत गए तो नेशनल इश्यूज प्रमुख होंगे और सारा श्रेय मोदी जी को जाएगा। दूसरी इन्होंने बात कही कि राज्य के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर, क्षेत्रीय सुरक्षा और अस्मिताओं को लेकर जो मुद्दे उठते हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों के मुख्य मुद्दे उठते हैं। एक तरह से मैं इससे सहमत हूं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वो राष्ट्रीय मुद्दे जो आम आदमी के जीवन को स्पर्श करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनको राज्यों के चुनाव में अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से डीमोनेटाइजेशन जो है इन सभी 5 राज्यों के चुनाव का केंद्रीय मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में। एक मिनट, हम चंडीगढ़ हमारे संवाददाता वहां से भी जो सत्येंद्र, क्या इशू होगा पंजाब चुनाव में? देखिए प्रसून, अगर पंजाब की बात करें तो पहली बार आम आदमी पार्टी यहां पर दस्तक दे रही है। सुखबीर बादल जो है विकास के मॉडल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है, ड्रग्स करप्शन नजर आ रहा है। कुल मिलाकर चुनाव 3 धड़ों में जो है बटा हुआ है। सुखबीर बादल की सोच यह है कि एंटी इनकम्बेंसी 2 जगह बट जाएगी, कांग्रेस वोट ले जाएगी, आम आदमी पार्टी ले जाएगी, तो वो इस उम्मीद पर लगे हुए हैं। लेकिन अकाली दल जो है सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। सत्येंद्र, जनता और वोटर के जहन में कौन सा मुद्दा है? देखिए प्रसून, जनता की बात करें तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, अकाली दल के खिलाफ लोग जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ दूसरी बेल्ट में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। और जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो अकाली दल से नाराज वोट है, वो 2 खेमों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर आम आदमी पार्टी मजबूत है, कहीं पर कांग्रेस मजबूत है। मैथमेटिक्स पे आ रहे हैं कि किस रूप में चीजें बटेंगे। अभिषेक, क्या इशू रहेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए प्रसून जी, एक चीज साफ है कि जो अखिलेश यादव के खिलाफ एक मुद्दा उठता है कि यहां पर अपराध का बोलबाला है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी हमें नहीं दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से विकास के मॉडल को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं और उसी मुद्दे पर बीजेपी भी लगातार यहां पे कह रही है। लेकिन बीजेपी अब तक जो बीजेपी का अटैक है वो समाजवादी पार्टी को लेकर के सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो टारगेट करती रही है, जबकि अखिलेश यादव पूरी तरीके से अपना विकास मॉडल जितने उन्होंने काम किए हैं उसे लेकर के वो सामने रख रहे हैं। बीजेपी इनसे बचना चाह रही है। अभिषेक, हम ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और हमें लगता है कि लोगों के जहन में कौन से मुद्दे रहेंगे। जनता क्या वाकई अभी राजनीतिक दलों के दावों के पीछे ही चल रही है, या पहली बार उसे लग रहा है कि उनकी जरूरतों के मुद्दे महत्वपूर्ण है और उसके जरिए राजनीतिक जनादेश आएगा? इसकी एक स्थिति है या नहीं है? ठीक 38 मिनट बाद चुनाव आयोग ऐलान करेगा तारीखों का 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन इस बात का जिक्र लगातार होता है कि आखिर जब सफल हुए तो कोई एक, असफल हुए तो कोई दूसरा। लेकिन इन सब के बीच हम आपको एक स्थिति सुनाते हैं, एक छोटा सा चुनाव, और उसमें भी बीजेपी जीती तो बीजेपी अध्यक्ष ने कहा क्या था। नोटबंदी के फैसले के बाद लगातार सबसे पहले 5 राज्यों के उपचुनाव, उसके बाद में महाराष्ट्र के नगर स्थानीय इकाइयों के चुनाव, उसके बाद में राजस्थान के चुनाव, उसके बाद में गुजरात के चुनाव, और आज चंडीगढ़ के चुनाव में देश की जनता ने, चंडीगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का हृदय से समर्थन किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया है, हर चुनाव जो डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद हुआ, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। जीवीएल, आपने सुना बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा। चंडीगढ़ के चुनाव के मद्देनजर भी नोटबंदी का जिक्र और प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर मुहर लगाने का जिक्र। तो अब तो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, तो उसी के इर्द गिर्द होंगे ना। प्रसून जी, मैंने यही बात दोहराया था, मैं कोई अलग विषय नहीं कह रहा हूं जी। जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है, जो हुआ है अभी हाल ही में जो हुआ है, अलग अलग राज्यों में उपचुनाव हुआ, अलग अलग राज्यों में इकाई चुनाव हुआ, सबके सब में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इसलिए हमने उसकी सराहना किया है। कल मैं यही बात कह रहा हूं, कल सभी राज्यों में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसका केवल और केवल
एक सरकार, केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप का छाया पूरे देश भर में पड़ा, वही आंकलन होगा। सही बात यदि है। सबके सब राज्यों में हम खराब करेंगे तो मैं ये भी कह रहा हूं, मैं एक विश्लेषक के रूप में कह रहा हूं, हाँ। आप इसका गलत अर्थ मत निकालिए। यदि सबके सब राज्यों में यदि हम खराब प्रदर्शन करेंगे, अपेक्षित से कम प्रदर्शन करेंगे, उसका भी केंद्र का कोई ना कोई असर हुआ, बुरा असर हुआ, ऐसा आंकलन होगा। बट लेकिन अलग अलग राज्यों में यदि अलग अलग फैसले आते हैं, उससे यह पता चलेगा कि अलग अलग राज्यों में स्थानीय इश्यूज हावी हो गए हैं। ये इसके विश्लेषण में कहां खोट है बताइए, कहां इसमें मैं ऐसा कौन सा कन्वीनियंट फॉर्मूला निकाल रहा हूं? 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से आधे घंटे बाद चुनाव आयोग करने जा रहा है। और 5 अलग अलग राज्यों में क्या वाकई अलग अलग मुद्दे मायने रखेंगे, या तमाम राजनीतिक दल जिस तरीके से गोलबंदी बीजेपी को लेकर कर रहे हैं, उसमें चाहे अनचाहे कुछ ऐसे मुद्दे जो राष्ट्रीय तौर पर प्रभावित कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा। अशोक सिंघल जी, आप लगातार बीजेपी को कवर कर रहे हैं, राष्ट्रीय तौर पर देख समझ रहे हैं, क्या दूसरे राजनीतिक दल चाहते हैं कि नोटबंदी और मोदी ही मुद्दा हो जाएं, या फिर बीजेपी चाहती है कि रीजनल लेवल पे हो स्थिति और वहां के ही इशू महत्वपूर्ण रहें, इसीलिए यूपी में कोई चेहरा नहीं? कई फैक्टर्स हैं प्रसून। मेनली जो होता है, लोकल इश्यू ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। अगर स्टेट के चुनाव देखा जाए, चाहे वो बिहार हो, चाहे दिल्ली में चुनाव हुए हों, लोकल इश्यूज, लेकिन सेंटर के इश्यूज भी रहते हैं। नोटबंदी का जो असर हुआ है, जो अपोजिशन है, बाकी पार्टियां जो नोटबंदी को लेके घोटाले की बात कर रही हैं, आम आदमी की परेशानी की बात कर रही है, तो वो फैक्टर भी रहते हैं। कास्ट फैक्टर भी रहता है, सरकार है उसके मुद्दे भी रहते हैं, तो तमाम इश्यूज रहेंगे। बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि लोकल इश्यूज, जहां पे सरकार है, अखिलेश की सरकार है, तो उसकी कमियों को उजागर करेगी। और बीजेपी विकास का क्या मॉडल देने वाली है, मोदी ने जो काम किए उसको लेके जाएगी। लेकिन चेहरा की बात भी जहां तक होती है, अखिलेश यादव जैसे चेहरा है वहां पे समाजवादी पार्टी में, और उसको लेके अब बीजेपी समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। बीएसपी अखिलेश की क्रिटिसिज्म करेगी और मोदी सरकार के जो काम है उसको लेके क्रिटिसाइज करेगी। तो लोकल इश्यूज भी हैं, और क्योंकि मोदी एक चेहरा है, बाकी स्टेट्स में लोकल चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं बीजेपी के 5 राज्यों में, तो दूसरी पार्टियां जरूर मोदी को टारगेट करेंगी, उनकी पॉलिसीज को टारगेट करेंगी। लेकिन लोकल फैक्टर भी काफी रहने वाले हैं प्रश्न इस चुनाव के भीतर। समाजवादी पार्टी में जो लड़ाई चल रही है उसको बीजेपी भी भुनाने की कोशिश करेगी, बीएसपी भी भुनाने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं लोकल इश्यूज ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का चेहरा एक है मोदी, तो उसको लेकर जरूर अपोजिशन टारगेट करेगा। सबसे बड़े राज्य में उर्मिलेश जी, चेहरा ना देना बीजेपी का, ये क्या मायने हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ एक अजीब तरह की विडंबना है कि ठीक है, पहले के मुकाबले उनका बेस तो जरूर बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मैं बिल्कुल नहीं मानता कि उनका बेस बिल्कुल पहले जैसा है, बहुत बड़ा है। उन्होंने ओबीसीज में सेंध लगाई है और ठीक ठाक सेंध लगाई है। अपर कास्ट का पोलराइजेशन किया है जबरदस्त ढंग से, जो पहले कभी नहीं इस तरह का था। लेकिन एक बड़ी विडंबना जो इसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था शुरू में, कि ये उनके पास वाकई कोई नेता नहीं है। आप गिन लीजिए सारे नेता। या तो आप गृह मंत्री राजनाथ सिंह को ले जाइए और फिर से कहिए कि भाई उत्तर प्रदेश की बागडोर आप देखिए, आप संभालिए इस पूरे कैंपेन को। क्या वो ये जोखिम लेंगे कि अगर वो जाते हैं और चुनाव हार जाती है बीजेपी, तो स्थितियां और खराब उनकी होंगी। उनका जो एक तेवर या उनका जो एक ओहदा है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। तो अभी उनके केशव मौर्य, कलराज मिश्रा, जितने लोग हैं, ये जिला स्तर के या रीजन स्तर के नेता हैं, या कम्युनिटी के भी बहुत बड़े नेता नहीं बल्कि छोटे नेता हैं। तो ये अब अखिलेश यादव, मायावती, ये 2 जो बड़े नेता हैं खासकर सपा बसपा के, इनके आगे इन नेताओं की कोई हैसियत नहीं है अगर निजी स्तर पर देखा जाए तो। मैं एक निजी छवि की बात कर रहा हूं या निजी हैसियत की बात कर रहा हूं। सियासत में हैसियत का भी प्रश्न होता है कि भाई शख्सियत क्या आपकी है, कैसी है, आपके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो उसके हिसाब से बीजेपी की वाकई। अभिषेक, एक बात बताइए, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो बिहार का महागठबंधन था, जब आप वहां पर कवर कर रहे थे तो महागठबंधन का जिक्र बिहार में आपकी रिपोर्ट में अक्सर आता था, अब आप यूपी में हैं, यहां पर महागठबंधन की स्थिति बन सकती है जिसमें चाहे इधर से अजीत सिंह हो, चाहे उधर से अतीक अहमद हो, चाहे उधर से लालू और नीतीश भी आके साथ बैठ जाए इनके, एक ऐसी स्थिति बन सकती है? आपको लगता है ये झगड़ा सब कुछ चौपट कर चुका है?
देखिए प्रसून जी, अगर झगड़ा नहीं सुलझा तो ये सब कुछ चौपट है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो अखिलेश खेमा है, जो समाजवादी लोग हैं, वो जरूर चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बड़ा गठबंधन है वो बने, और तभी एक कह सकते हैं कि ये इन्हें आने वाले समय में अपना कह सकते हैं कि ये बहुमत दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस का एक बड़ा खेमा है जो चाहता है कि अखिलेश यादव के साथ अलायंस हो। जो आरएलडी है वो भी अब चाहती है कि इस अलायंस के साथ जाया जाए। अखिलेश यादव खुद कई बार कह चुके हैं कि अगर हम कांग्रेस के साथ गए तो 300 का आंकड़ा जरूर पार करेंगे। तो एक बड़ा तबका जरूर है जो इस महागठबंधन को चाहता है, इस महागठबंधन को करना चाहता है। लेकिन आप मुलायम सिंह यादव को देखिए, मुलायम सिंह यादव लगातार इस बात को एक सिरे से नकार देते हैं कि कोई गठबंधन नहीं होगा। ऐसे स्थिति में आज जो एक तरह से सुलह की कोशिशें चल रही हैं, फिलहाल तो ये बात मुश्किल लगती है पिता पुत्र में सुलह हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। एक पेच जरूर ये फंसा है कि आखिर मुश्किल लगता है ये कैसे। संजय जी, क्योंकि जब यूपी के इलेक्शन पहले हुए थे 15% वोट बीजेपी को मिले थे, 47 सीट विधानसभा में थी, लेकिन जब मोदी 2014 में आते हैं, नायक के तौर पर उभरना शुरू करते हैं, 42.6% हम देख रहे हैं और 71 सीट। इन दोनों की स्थितियों के बाद 2017 में क्या कुछ स्थिति बदली है? इन दोनों के बीच में आकर बीजेपी के लिए खड़ी होगी या क्या स्थिति आप देख रहे हैं? नहीं, अब बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रसून, दोनों के बीच में आके कहीं स्थिति खड़ी होगी। ना तो वो 42% के आसपास रहेंगे, ना ही 17% के आसपास रहेंगे। निश्चित रूप से पिछले विधानसभा के चुनाव में उनका वोट बढ़ेगा और लोकसभा में जितना इनको वोट मिला था उससे तकरीबन मेरा अपना अनुमान है 10 से 12% वोट इनका गिर सकता है। तो तकरीबन मेरा अपना अनुमान है 30% के आसपास कहीं बीजेपी के वोट होने का अनुमान है। लेकिन अगर 30% भी आते हैं, जब जिक्र कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी 29% वोट में सत्ता में आती है 200+ लेकर, तो इसका मतलब फिर क्या निकाला जाए? अगर जिस पार्टी को जिस तरह का 4 कोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, जिस भी पार्टी को 29-30% अगर वोट आ गए तो वो पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। मुकेश नायक जी, सिलसिलेवार तरीके से देखें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां खड़ी है? आप लोगों ने 27 बरस का जिक्र किया वहां चुनाव प्रचार के शुरुआत से ही कि 27 बरस बाद हम लौट आए, 27 बरस में कुछ नहीं हुआ, कहां है? पुण्य प्रसून जी, अगर पूरे उत्तर प्रदेश पर आप दृष्टि डालें तो जिस तरह का संस्थाबद्ध जातिवाद है, जिस तरह का और जिस तरह की सांप्रदायिकता है, उसमें स्वाभाविक रूप से लोग ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेस किस जातिवाद के साथ खड़ी है या किस सांप्रदायिकता के साथ खड़ी है। यहां हम अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि हम एक दृष्टि से देखते हैं, समुदायों में सामंजस्य की बात करते हैं। हमारा एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। हम क्षेत्रीय चुनाव में भी उस दृष्टिकोण को अलग करके नहीं देखते, त्याग नहीं करते हैं उस दृष्टिकोण का। लेकिन अगर गठबंधन होगा बिहार की तरह, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश में होगी। अच्छा, जब आप जाति और सांप्रदायिकता का जिक्र कर रहे थे मुकेश नायक जी, हमारे जन्म में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि जाति और धर्म के आधार पे अब नहीं होने चाहिए चुनाव, सेकुलर वे में इलेक्शन होते हैं, उस रूप में होना चाहिए। मायावती ने कल ही ऐलान किया तो कास्ट के हिसाब से और धर्म के हिसाब से बताना शुरू किया, मुसलमान इधर उधर ना जाएं, ये जाति हमारे साथ आ जाए। इसका मतलब यह है कि आप प्रासंगिक सिर्फ हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन ही होते चला जा रहा है ना चुनाव के मद्देनजर। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश ऐसा सूबा है भारत का जहां अयोध्या के मंदिर का बहुत केंद्रीय मुद्दा है, और पिछले 30-35 सालों से यह मुद्दा भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों से उत्तर प्रदेश में लोगों का ध्यान हटाता है। और बहुत बड़ी 19% मुस्लिम आबादी होने के कारण, पुण्य प्रसून जी, मैं एक बहुत गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूं। जिन संभागीय मुख्यालयों पर, जिन शहरों में मुस्लिम कम्युनिटी का वोट ज्यादा है, आपने देखा होगा वहां बीजेपी जीत जाती है। उसका कारण केवल इतना है कि बीजेपी ऐसा वातावरण बना देती है कि हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी को थ्रेट करने के कारण बीजेपी में चली जाती है, किसी वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण नहीं, किसी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन के कारण नहीं। वहां पोलराइजेशन का जो तीर है, पोलराइजेशन का जो दाव तो है, ये तो हमारी राजनीतिक कमजोरी है ना। अरे मुकेश नायक जी, ये तो मेरे ख्याल से जीवीएल बीजेपी के कई नेताओं को हमने सुना है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, ये खुले तौर पे कहा जाता है। प्रसून जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस बहुत समय दिया आपने इनको। जहां तक कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में है ही नहीं, इस चुनाव अगले 27 साल तक भी कहीं दिखाई नहीं देगी, ऐसी परिस्थितियां हैं वहां। और जो पार्टी फतवा राजनीति में विश्वास करती हो,
ये पार्टी यदि कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करें तो शोभा नहीं देता है। और जिस प्रकार AK एंथनी के रिपोर्ट शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं पढ़ा हो, कांग्रेस AK एंथनी ने खुद कहा है 2014 हारने के बाद पार्टी की तरफ से रिपोर्ट में कहा है, सुन लीजिए, प्रसून जी मैंने बीच में नहीं टोका इनको आज, नहीं AK एंथनी ने कहा है जिस प्रकार आपने एक सांप्रदायिक राजनीति किया है, एक माइनॉरिटी समुदाय के साथ अपने आप को जोड़ के वोट बैंक करने के लिए जो साजिश रचा है, इसके कारण देश की जनता आपसे अलग हो गई है। ये AK एंथनी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कोई तात्पर्य नहीं है। उस रिपोर्ट में जिक्र था कि आप मुसलमानों को इतना सहलाते हो, कम से कम सॉफ्ट हिंदुइज्म भी साथ लेकर चलो। एंटोनी की रिपोर्ट ये एंथनी रिपोर्ट, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो कांग्रेस प्रवक्ताओं को कम से कम अपने पार्टी के जो आंकलन है उसका जानकारी रहना चाहिए। तो जो पार्टी सबसे ज्यादा धार्मिक राजनीति की हो, सबसे ज्यादा इस प्रकार की जातिवाद, तो राहुल गांधी जब अयोध्या पहुंचे और उन्होंने जब टीका उका लगाया तो आप लोग को कोई परेशानी हुई? नहीं, ऐसा कोई इसी, देखिए प्रसून जी, कोई भी नेता किसी भी इसी चुनाव के समय करना कोर्ट के अनुसार ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है, इसके लिए कोई नया जजमेंट की वैसे जरूरत नहीं थी। बट लेकिन जब चुनाव नहीं है, आप पर्सनल, इवन चुनाव जब हो रहे हैं, आप भी जाकर के कोई मंदिर में टीका लगाए इस पे, या कोई आप मस्जिद में जाए पूजा करने, या कोई चर्च में जाए, इसकी किसी को आक्षेप, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ब्रेक ले संजय जी, एक चीज जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या यूपी का इलेक्शन वाकई कास्ट और रिलीजन के आधार पे बट जाएगा, उस मैथमेटिक्स में आएगा, या कोई बड़ा इशू एक तरफा दृष्टि से देखेगा? क्या है? बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कोई एक बड़ा इशू होगा जो पूरे स्टेट वाइड स्वीप करेगा। जाति के आधार पर ये चुनाव लड़े जाने वाले हैं यूपी के, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जाति का मसला और ये संप्रदाय धर्म का मसला तो भारत में कमोबेश हर सूबे में है, ज़्यादातर सूबों में है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार नोटबंदी का इशू जो है वह भी चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जैसे पंजाब में आपका नशा वाला इशू, हम पंजाब पे आते हैं सर। चंद मिनटों के बाद ऐलान चुनाव आयोग करने वाला है, तारीखों का ऐलान 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर, हम वहां चले। उससे पहले एक सवाल GVL आप ही से, क्या आपको लगता है कि पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 4 जो बड़े राज्य हैं बीच में, यहां पे जो आपका पारंपरिक वोट बैंक था जिसके बारे में जिक्र हर राजनीतिक दल कर रहा है, वही आपसे खिसक रहा है? खासतौर से नोटबंदी के बाद हम कह सकते हैं वो बनिया समुदाय है, व्यापारी समुदाय है, क्या इसको लेकर आपके भीतर कहीं हलचल है? GVL? अच्छा, GVL के पास आवाज नहीं जा रही है। ये इशू हो सकता है क्या इनके लिए मुश्किल सबब होगा नोटबंदी, इनका अपना पारंपरिक वोट बैंक? नहीं, बिल्कुल प्रसून, जो इनका पारंपरिक वोट बैंक है, जो हम बीजेपी का वोट बैंक मानते हैं, बनिया समुदाय, बिजनेस कम्युनिटी, अर्बन मिडिल क्लास, जिनको नोटबंदी से जो देखने को मिला कि बहुत समस्याएं हुई। नहीं, ये तबका 2014 में बहुत एग्रेसिव था इलेक्शन के समय, इसलिए नहीं, लेकिन प्रसून 2014, देखिए अगर 2 चुनाव की तुलना करें बीजेपी के, 2014 के चुनाव और 1999 का चुनाव, दोनों चुनाव में अंतर यह है कि 2014 की बड़ी जीत बीजेपी को इसी के लिए मिली कि उनके परंपरागत वोट बैंक के अलावा उनको एड ऑन वोट्स बहुत मिले, दलितों का वोट, OBC का वोट, और उसके कारण बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। बड़ी जीत के लिए उन्हें अपने पारंपरिक वोट बैंक से को एक्सपैंड करना पड़ेगा, और मुझे लगता है बीजेपी इसका प्रयास कर